स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर नंबर 3 साउंड वेव्स में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द स्पीड ऑफ द साउंड इन अ केस। तो थोड़ा सा रिकॉल, छोटा सा, एकदम छोटा सा, ठीक है। क्या है कि किसकी हम चर्चा करना चाह रहे हैं कि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि सॉलिड के लिए जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है दैट इज गिवन बाय द y बाय रो। फिर हमने लिक्विड और गैस के लिए कहा था कि लिक्विड और गैस के लिए वेलोसिटी इज गिवन बाय बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाय रो, ठीक है। फिर पर्टिकुलर हमने एक गैस के लिए बात की थी जिसमें दो साइंटिस्ट आए थे। पहला आया था न्यूटन। न्यूटन ने कहा कि ये फॉर्मूला जो है थोड़ा सा चेंज कर लो, फिर आप सही जगह पहुंच जाएंगे। हमने किया, उसने कहा कि आइसोथर्मल होगा, तो हमने बी की जगह बी आई लिखा, यानी कि आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। फिर उसने कहा कि जो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है वो है पी अपॉन रो, ठीक है। फिर हमने चेक भी किया एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर वाली कंडीशन पर वैल्यू पुट किया तो आंसर आता है प्रेशर और डेंसिटी का वैल्यू पुट करने पर अराउंड 280 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसी के आसपास आएगा लमसम, ओके। तो जो कि क्या था, इनकरेक्ट वैल्यू था, करेक्शन था, करेक्शन क्या एरर था। करेक्शन करने के लिए एक साइंटिस्ट आया दूसरा, कौन था, लेप्लस। तो दूसरा एक साइंटिस्ट आया लेप्लस, और उसने कहा कि भाई घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि न्यूटन ने जो बताया था वो आधा सच था। तो पूरा सच क्या है, पूरा सच ये है कि जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक होता है, ना कि आइसोथर्मल। तो उसने कहा कि इसका भी एक फॉर्मूला है गामा पी अपॉन रो, मान लिया। फिर एनटीपी पर हमने चेक किया, वैल्यू पुट करने पर सबका वी विल गेट 332 मीटर पर, मतलब 330 इसके आसपास कुछ आएगा, जो कि क्या है, सही है। मतलब बहुत ही कम एरर है, हार्डली 1% और 0.5% का एरर होगा। तो डेप्लस ने जो बताया वो सही निकला। अब मुद्दा यह था कि जो फाइनल आपको मिला है फॉर्मूला गामा पी अपॉन रो, उसकी हम चर्चा करेंगे कि ये फॉर्मूला जो है किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा और किस तरह से जो स्पीड ऑफ साउंड है वो चेंज हो सकता है। तो अगला हेडिंग आज का अपना फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द स्पीड ऑफ ए साउंड इन ए केस। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज की। स्वागत है आप सभी का। तो फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट कर सकते हैं उसकी चर्चा करने के लिए यहाँ पर हम 5 फैक्टर की चर्चा करेंगे। कौन कौन से हैं देखिए। पहला कि V इक्वल टू होता क्या है अकॉर्डिंग टू लैप्लस, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू लैप्लस स्टार्टिंग हम यहां से करेंगे। अकॉर्डिंग टू लैप्लस, लैप्लस ने बताया कि V इक्वल टू होगा गामा P अपॉन रो, सही है। गामा P अपॉन रो होगा, सही है। ये था अपना फंडामेंटल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब यहां पर हमने जो गैस ली थी वो क्या थी, एयर लिया था, हवा थी ना भाई, कि हवा के थ्रू साउंड वेव ट्रेवल कर रही थी, ठीक है। तो इसको अगर हम आइडियल गैस मान लें, क्या मान लें, आइडियल गैस, तो पीवी इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। कोई समस्या नहीं। चलिए, पीवी इक्वल टू, मोल है ये, एन मतलब मोल है, मोल मतलब क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, सही लिखा। अब मैंने क्या किया, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या, वॉल्यूम वाला जो टर्म है यहां भेज दिया, भेज दे, ये लीजिए भेज दिया। P इक्वल टू एम अपॉन वी, कैपिटल एम आर टी, सही है। मास अपॉन वॉल्यूम, ये क्या है स्टूडेंट, डेंसिटी है क्या, डेंसिटी है। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं कि P इक्वल टू एम अपॉन वी बन गया क्या, रो। चलिए, R इंटू टी अपॉन एम, सही है। तो P बाय रो, इस रो को इधर ले आए, क्यों लेके आ रहे हैं देखिए, भी देखिए। P इक्वल टू P अपॉन रो का वैल्यू आया है क्या, आर टी अपॉन एम, कब, व्हेन वी कंसिडर द गिवन केस एज एन आइडियल केस, ठीक है। अगर ऐसा हो तो हम P बाय रो की जगह क्या लिख सकते हैं, आर टी अपॉन एम। अगर आइडियल केस है तो लिख देते हैं, हमने आइडियल केस माना है, ठीक है। ये लिख लीजिए, आगे मैं मिटा दे रहा हूं इससे।
वैसे ये पिछले लेक्चर में हो गया था ना, इफ गैस इज आइडियल देन वी कैन राइट P इक्वल टू गामा P बाय रो की जगह क्या आ जाएगा, गामा RT बाय M। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, यही से आपके मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल उठेंगे नीट और CET वालों के लिए, ठीक है। और कैसे उठेंगे देखिए, गामा गामा तो हम जानते हैं क्या होता है, 1.6, 1.4, 1.3, मोनो एटोमिक, डाई एटोमिक, ट्राई एटोमिक, करेक्ट। आर क्या है, गैस कांस्टेंट होता है 8.3 समथिंग, सही है ना, जूल पर किलोग्राम जो भी होता है यूनिट, वो SI में है, ऐसा यूनिट है इसका, यानी कि एमकेएस। एम क्या है, मोलर मास, एम क्या है, मोलर मास। तो मोलर मास हम जो जानते हैं गैसेस का, वो ग्राम के अंदर जानते हैं, सही ना। जैसे O2 ऑक्सीजन, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 32 ग्राम, ये मोलर मास है इसका। तो यहां पर जब हम मोलर मास लिखेंगे दैट विल बी इन किलोग्राम, क्योंकि वेलोसिटी है तो ये मीटर पर सेकंड में आएगा, यानी कि ये MKS में है, सही है ना, और ये क्या है, CGS। तो केवल मोलर मास अगर पुट करते हैं तो MKS के फॉर्म में पुट करेंगे, यानी कि इन किलोग्राम। तो मोलर मास आप ग्राम में याद रखिए, नो टेंशन, किलोग्राम के लिए क्या कर देंगे, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर जो मोलर मास होगा दैट मस्ट बी इन किलोग्राम, देन योर आंसर ऑफ द वेलोसिटी दैट विल बी इन मीटर पर सेकेंड। चलिए, तो ये तो पता चला कि हाँ ये भी एक फॉर्मूला है। तो यहां तक चर्चा हुई, बहुत बढ़िया चर्चा है ये। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसे इफेक्ट कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो पहला, V इक्वल टू गामा P अपॉन रो, और इसी का एक दूसरा फॉर्म हमें मिल गया, गामा RT अपॉन M, ठीक है। अब मुद्दे की बात देखिए, मैंने सीधा सा कहा कि भाई इस फॉर्मूले को हम देखते हैं, गामा RT अपॉन M, सही। गामा कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, M मोलर मास कांस्टेंट है पर्टिकुलर गैस के लिए, ठीक है। या फिर मैं सीधा सा कहूं, रिलेशन देख करके मैं ये कह सकता हूं कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T, सही है। यानी कि इट विल बी इफेक्टेड ड्यू टू टेम्परेचर। तो फर्स्ट फैक्टर हम लिखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या इफेक्ट है कि V इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गामा RT बाई M, एंड अदर टर्म अगर कांस्टेंट है वो रहेंगे भी, देन वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, खास बात ये भी, T जो टेम्परेचर है वो केल्विन में होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि सब कोई SI में है, तो SI में टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है, ठीक है, सही ना, केल्विन ही होता है। SI ये हमने पढ़ा है चैप्टर फर्स्ट, यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। तो ऐसा यहां से पता चलता है कि वेलोसिटी बढ़ेगा तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मैंने क्यों यूज किया ये वर्ड, क्योंकि केल्विन वाला स्केल मैंने यूज कर रखा है, ठीक है ना, इसीलिए। चलिए यहां तक बात हुई समझ में। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, इसी के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। लिख लीजिए इसे, लिख चुके हैं। चलिए अब इसमें आगे क्या चर्चा करनी है वो देखते हैं, इसे मिटा देते हैं, वन बाय वन हम सारी चीजों को देखेंगे। तो लेट सपोज at 0 degree Celsius velocity is v naught, at 0 degree Celsius velocity is at 0 degree Celsius, तो टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, वेलोसिटी मैंने मान लिया कितना है, v नॉट है। और एक दूसरा सिचुएशन इसी में पढ़ रहा है ना, एट टेम्परेचर T, कुछ एनालिसिस हम करना चाहते हैं, रिजल्ट लेकर आना चाह रहे हैं, T डिग्री सेल्सियस, ये भी सेल्सियस में है, हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। वेलोसिटी यहां पर मान लेते हैं हम VT है, वेलोसिटी V,
तो V का फॉर्मूला क्या है? V का फॉर्मूला है V इक्वल टू गामा आर टी अपॉन एम। ठीक है, तो एक ही गैस को एक बार 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा था, वेलोसिटी V नॉट था। उसी गैस को T डिग्री सेल्सियस पर रखा तो टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस पर रखा तो वेलोसिटी VT था। तो VT और V नॉट के बीच में हम रिलेशन फाइंड करेंगे। तो पहले V नॉट के लिए लिखते हैं। V नॉट क्या आ जाएगा? गामा उस गैस का जो भी गामा होगा, आर उसका जो भी होगा, टी टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में लिखना है तो वी विल राइट 0 प्लस 273, ये केल्विन में आ गया, अपॉन मोलर मास जो भी होगा। सही है ना, जो गैस गिवन होगी उसी के लिए लिखा जा सकता है ना। हम तो कोई किसी भी इन जनरल गैस की बात करें, कोई सी भी जो गैस होगी। यहाँ पर वी टी क्या जाएगा? गामा उसी गैस का आर, टेम्परेचर क्या टी, तो T प्लस 273 ये केल्विन में आ गया अपॉन मोलर मास। करेक्ट। चलिए अब क्या करें, इसे मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं, इसे मैं इक्वेशन 2 कह देता हूं। लेट्स से 1 डिवाइडेड बाय 2 हम करते हैं। 1 डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? एक रिजल्ट बताने के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है। तो 1 डिवाइड बाय 2 किया तो VT ओवर V नॉट बन गया लेफ्ट साइड में, उधर क्या बन जाएगा? इट कम्स आउट टू बी, स्क्वायर रूट के अंदर है सारी चीजें, तो T प्लस 273 अपॉन M इंटू गामा आर, 0 प्लस तो 273 ही लिख देते हैं, है ना, और मल्टीप्लाइड बाई M। तो सेम ही गैस थी, केवल अलग टेम्परेचर रखा गया था, M से M कट गया, गामा आर कट गया। ठीक, 273 से ये भी काट दें, नहीं ऊपर प्लस में है उसके साथ नहीं कटेगा। ठीक है, ऐसी बुद्धिमानी नहीं करनी है, मिटा दे रहे हैं इसे। इसको मैं आगे लिख देता हूं, VT अपॉन V नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ T प्लस 273 अपॉन 273। ठीक है, ये तो कुछ ठीक ठाक ही आ रहा, कुछ खास बात नहीं। अब क्या किया, इसको ऐसा लिखते हैं, VT अपॉन V नॉट इज इक्वल टू 273 प्लस T अपॉन 273। अभी भी कुछ खास चेंज नहीं किया मैंने, ठीक है ना, बस T प्लस 273 था, उसकी जगह मैंने 273 प्लस T लिखा। अब इसी को आगे क्या करें 273 यहां पर कॉमन ले लेते हैं, ले लिया तो ये पावर तो 1/2 है ही, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। 273 यहां कॉमन लिया, क्या बचेगा? 1 प्लस टी अपॉन 273 ऑलरेडी था, ये इससे कैंसिल, कोई समस्या? ब्रैकेट के ऊपर पावर जो है उसका मैंने कोई रूल वॉयलेशन नहीं किया है। ठीक है, तो VT अपॉन V नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 प्लस 60 नहीं, अरे ये 1 प्लस अपना है, T अपॉन 273 की पावर 1/2। सही। अब क्या करना है? अब मुझे कुछ हल्का हल्का सा याद आ रहा है, क्या? बायनोमियल एक्सपेंशन। बायनोमियल कहता है कि 1 प्लस एक्स की होल पावर अगर n है तो उसे लिखा जा सकता है 1 प्लस n इंटू एक्स, यानी कि जबकि कंडीशन क्या थी? मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1, ऐसा होना चाहिए। तो देखो ये क्या है, 1 प्लस ये पूरा क्या हो गया x, इसकी पावर क्या है n, इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस एन एक्स, ये बायनोमियल। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे यूजिंग बायनोमियल पावर विल गेट मल्टीप्लाइड इनसाइड। ये तो काफी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, कोई नई बात नहीं है ना, तो लिख लेना यूजिंग बायनोमियल और ब्रैकेट में ये लिखना। बहुत से लोग लिखेंगे नहीं ऐसे, फिर बाद में पूछेंगे क्या हो गया था वहां पर। यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन क्या आ जाएगा? ये मिटा दे रहा हूं ऊपर वाला, लिख लीजिए एक बार, लिखा? रिजल्ट देख करके आप चौंक जाएंगे कि ऐसा भी होता है।
तो मल्टीप्लाई कर दे अंदर 1 प्लस टी अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 273। ये 1/2 था तो 1/2 2 नीचे आएगा। चलिए मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस टी अपॉन 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 5 4 6। सही है, करेक्ट। चलिए पहुंच गए हम मंजिल तक। तो ये देखिए वी टी अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू, तो वी नॉट को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी नॉट 1 प्लस टी अपॉन 5 4 6। सही है। वी टी इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वी नॉट प्लस वी नॉट इंटू 1 वी नॉट प्लस वी नॉट इंटू टी अपॉन 5 4 6। चलिए अब यहां पर मैं थोड़ा आसानी कर देता हूं कि वी नॉट क्या था। वी नॉट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो स्पीड होता है दैट इज द 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एज वी नो वी नॉट इज 332 मीटर पर सेकेंड, सो वी कैन पुट द वैल्यू। कहां पुट करना है, यहां पुट करेंगे केवल, जी केवल यहीं पुट करेंगे। तो इस वी नोट को तुम्हें ले आया इधर, अब बचा क्या, वी नोट इंटू टी अपॉन 5 4 6। अब इस वी नोट का वैल्यू पुट करेंगे, कर देते हैं लोग। तो ये यहां पर कर देते हैं वी टी अपॉन, सॉरी वी टी माइनस वी नोट। कुछ लोग सोच रहे हैं क्या क्या करने जा रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कि नहीं, पता चलेगा लास्ट में, आप बस करते जाइए। 5 4 6 टी, ये वी नोट का वैल्यू रख दिया, टी का टी एज इट इज। चलिए अब देखिए, इफ टी इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, टी इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, तो ये होगा कि वी टी माइनस वी नोट इज इक्वल टू 332 अपॉन 5 4 6 इंटू 1। केवल 1 डिग्री क्यों लिखा, क्योंकि हम ऑलरेडी केल्विन में कन्वर्ट करके आ रहे हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व करके बताइए कितना आएगा, इट्स कम्स आउट टू बी 0.61। कितना आएगा, 0.61। अब पहले तो इसको लिखिए, फिर मैं बताता हूं इसका मतलब क्या था। लिख लीजिए, अब जो रिजल्ट है वो ध्यान से सुनिए, वही इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन तो क्या है, कोई भी कर ले, कोई बड़ी बात नहीं। तो देखिए क्या था, एट वी नॉट एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस वी नॉट इज इक्वल टू 332 मीटर पर सेकेंड। सही है, एंड एट टी डिग्री सेल्सियस वेलोसिटी जो था वो वी टी था। सही। अब मैंने कहा कि मान लो जो टेम्परेचर आपने बढ़ाया है वो 1 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि टी इक्वल टू कितना, 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपने टेम्परेचर कितना बढ़ाया, इनिशियली कितना था 0, कितना बढ़ा दिया 1 डिग्री सेल्सियस। देन चेंज इन वेलोसिटी कितना है, पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर वेलोसिटी इतना था, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया, कितना किया 1 डिग्री सेल्सियस किया। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी कि जो नया वेलोसिटी आया है, और पहले जो था, पहले क्या था वी नोट यानी कि वी टी माइनस वी नोट, यानी कि ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कितना आया 0.61। यानी कि जब भी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होता है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस बाय द 0.61 मीटर पर सेकेंड, 0.61 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसका जीता जाता एग्जांपल देखिए कहां पर है। जैसे हम बात करते हैं राजस्थान स्टेट की, तो राजस्थान स्टेट में जो वेस्टर्न जो पोर्शन है, यानी कि पाकिस्तान के नजदीक में, पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर पर है, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, यानी कि जहां पर रेतीले इलाके, मिट्टी के टीले जहां पर है, थार जिसे कहते हैं, थार मरुस्थल,
क्या है कि ऐसे इलाके जहां पर है वहां पर क्या कहते हैं कि समर सीजन में जून जुलाई की हम बात करते हैं, तब जून जुलाई में टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सही है ना। यहाँ पे तो टेम्परेचर जून जुलाई में क्या रहता है, वहां के रेस्पेक्ट में बहुत कम, वहां के रेस्पेक्ट में बहुत कम है, क्योंकि वहां पर जून जुलाई में आपका टेम्परेचर अबव 50 ही रहता है, अबव 50 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो वहां पर जो चलने वाली जो साउंड वेव जो होगी, साउंड वेव की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, सही है ना। इसीलिए तो जो तेज हवाएं चलती है, साउंड वेव्स, ठीक है, उनकी स्पीड भी क्या होती है, वहां पर ज्यादा होती है, इसलिए कहते हैं लो लग जाना, है ना। तो वहां पर ऐसा ये टर्म यूज होता है, सुना भी होगा आपने। चलिए, तो ये था टेम्परेचर, यानी कि गर्म हवा जो फील करते हैं, ये उसी का एक इफेक्ट था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, सवाल करेंगे तो और भी आपको चीजें क्लियर कट हो जाएगी। चलिए सवाल किया जाएगा। तो रिजल्ट ये मिला कि अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वेलोसिटी ऑफ साउंड 0.61 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी, यानी कि तेज हवाएं चलने लगेगी, समझे। तेज हवाएं चलने लगी नहीं, साउंड वेव तेजी से चलने लगी। ठीक है, चलिए सवाल यह है, ऑन ए विंटर डे, ऑन ए विंटर डे, छोटा सा सवाल है, ऑन ए विंटर डे साउंड ट्रेवल्स 336, साउंड ट्रेवल्स 336 मीटर्स इन 1 सेकेंड। कमाल हो गया, इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड क्या लिखा गया, फाइंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, फाइंड द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड स्पीड ऑफ द साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस गिवन है। क्या कहा है इसने कि ऑन ए विंटर डे, विंटर सीजन में साउंड ट्रेवल कर रही है विद स्पीड 336 मीटर इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो विंटर सीजन में वेलोसिटी 336 मीटर पर सेकेंड है, सही है। और कहा है फाइंड द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, तो इस विंटर सीजन में उस समय जो टेम्परेचर रहा होगा वो फाइंड करना है, सही है। तो एट एनी टेम्परेचर टी हो गई ये वेलोसिटी, और उसने कहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर टी इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस पर वेलोसिटी कितना, 332 मीटर पर सेकेंड, समझे। अब देखो खत्म हो गया सवाल, क्या करना था कि वी नो वेलोसिटी इज इक्वल टू गामा आर टी अपॉन एम, सही है। तो गामा आर अपॉन एम पे तो डिपेंड करता है नहीं, केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टी, अभी हमने देखा, यानी कि V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ T2, सही है। तो इसे हम कह देते हैं V नॉट या VT कह देते हैं, ठीक है, और इसे हम कह देते हैं V नॉट, ये T कह देते हैं, ये T नॉट कह देते हैं, अभी ठीक। चलिए अब फाइंड करते हैं VT को, तो किया जाए वी टी अपॉन वी नॉट कितना 332 मीटर पर सेकेंड, और वी टी कितना 336, अच्छा ये गिवन है, हमें टेम्परेचर ही फाइंड करना है, टेम्परेचर टी ये तो फाइंड करना ही है, अपॉन टी नॉट, अपॉन टी नॉट कितना 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 प्लस 273, ठीक है। इसे सोल्व करेंगे आपका फाइनल आंसर आएगा, सोल्व करें, फाइनल आंसर बता दें क्या करें, स्क्वायर कर लेंगे इसका, ठीक है ना। फाइनल आंसर बता दे रहा हूं, आप सोल्व करके देख लेना। फाइनल आंसर विल कम्स आउट टू बी 7 डिग्री सेल्सियस, कितना आएगा 7 डिग्री सेल्सियस आएगा, लिख लीजिए इसे आराम से। बढ़ा जाए, हाँ, ये जो आंसर
केल्विन में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे आंसर दिया डिग्री सेल्सियस में, तो उससे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। या फिर चाहे तो करवा भी दें, ये सवाल पूरा ही करवा देते हैं। ये लीजिए, एक सवाल देख लीजिए, वरना फिर से कहेंगे अधूरा रख दिया आपने, है क्या। 336 अपॉन 332 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी अपॉन 273, इसका स्क्वायर कर देते हैं। 336 अपॉन 332 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी अपॉन 273, ठीक है। यहां से टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 336 अपॉन 332 का होल स्क्वायर इंटू 273, सही है ना। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। 332 ऊपर क्या, 336, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग कितना मान लें, ये मान लीजिए आप 1.1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 1.1 मान लेते हैं। तो ये 1.1 ऐसा कुछ आएगा, अप्रोक्सीमेटली लिखा मैंने, इंटू 273। तो 1.1 से 1 ही मान ले, 1 नहीं मानेंगे वरना थोड़ा सा चेंज नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, अच्छा इसको आप सोल्व कर लेना, ठीक है। ये जो आएगा वो किस में आएगा, ये केल्विन में आएगा, ये केल्विन में आएगा। और केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना आप जानते हैं भली भांति, ठीक है। चलिए, तो आंसर 7 डिग्री सेल्सियस से आएगा, इसे लिख लीजिए। अगला हम करते हैं वेलोसिटी और किस फैक्टर पे डिपेंड कर सकती है। तो और ये फैक्टर है इसका कौन सा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम पढ़ते हैं अगला, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, फॉर्मूला वही है, केवल इफेक्ट देखेंगे। अब तो बहुत आसान है, बस वही एक इफेक्ट जो था वो बड़ा था और कुछ नहीं। तो V इक्वल टू क्या है, गामा आर टी अपॉन एम, लेकिन इसमें तो प्रेशर है ही नहीं। अभी लाते हैं, देखो एक फॉर्मूला ये भी तो पढ़ा था, गामा पी अपॉन रो, सही है। चलिए अब देखिए, साउंड वेव में हमने पढ़ा है कि ये क्या था, ये ट्यूनिंग फोर्क था। जैसे इसे थोड़ा सा वाइब्रेट करेंगे इस साइड में, तो इसके पास में जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स की जो लेयर है, वहां पर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जनरेट होते हैं, सही है। यानी कि कंप्रेशन में बहुत पास आ जाएंगे मॉलिक्यूल, और रेयरफेक्शन में बहुत दूर चले जाएंगे, फिर कंप्रेशन फिर रेयरफेक्शन, ठीक है। यानी कि कंप्रेशन जहां होगा वहां प्रेशर और डेंसिटी दोनों मैक्सिमम होंगे, सही है ना। प्रेशर और डेंसिटी दोनों मैक्सिमम होंगे। और रेयरफेक्शन जहां होगा वहां प्रेशर और डेंसिटी दोनों ही क्या होंगे, मिनिमम होंगे। क्यों, क्योंकि कंप्रेशन है तो एयर मॉलिक्यूल्स बहुत नजदीक है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, और बहुत नजदीक है तो मास भी बढ़ गया, मास बढ़ गया तो डेंसिटी बढ़ गई, सही है। लेकिन रेयरफेक्शन उल्टा हो जाता। चलिए अब यहां पर देखिए, अब आप कहेंगे कि यहां तो सीधा पता चल रहा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर, सही ना। यानी कि वेलोसिटी बढ़ी, प्रेशर बढ़ा तो वेलोसिटी बढ़ी, या वेलोसिटी बढ़ा तो प्रेशर। लेकिन ऐसा नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि साउंड वेव में अगर किसी जगह प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, अगर किसी जगह प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, है ना। तो ये सोचना कि ये सही है, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। क्यों, क्योंकि साउंड वेव्स में जहां प्रेशर बढ़ेगा वहां डेंसिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और जहां प्रेशर घटेगा वहां डेंसिटी भी घटेगी, दोनों एक साथ होते हैं। तो देखिए क्या इफेक्ट होगा इससे, यानी कि V is directly proportional to square root of pressure and it is also inversely proportional to density, सही। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, प्रेशर जितना बढ़ेगा, ठीक है, प्रेशर अगर बढ़ेगा, मान लो कंप्रेशन हुआ कहीं पर, मान लो कहीं पर कंप्रेशन है, कंप्रेशन है तो प्रेशर बढ़ेगा और डेंसिटी भी बढ़ेगी। अब दोनों के फैक्टर को एनालिसिस करते हैं। प्रेशर बढ़ गया तो वेलोसिटी बढ़ गई, लेकिन साथ ही साथ क्या बढ़ गया है, डेंसिटी भी बढ़ गई है। तो डेंसिटी अगर बढ़ गई है तो इसकी वजह से वेलोसिटी वापस क्या हो गई, कम हो गई। यानी कि whenever pressure increases then velocity will remain constant। क्यों, क्योंकि
जितना प्रेशर में चेंज आता है उतना ही चेंज डेंसिटी में आता है, सच डेट कि इसका जो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो स्टेटमेंट लिखेंगे क्या, effect of pressure, there is no effect, there is no effect of pressure on velocity। स्टेटमेंट लिखा देता हूं बढ़िया से, है ना। देखिए क्या स्टेटमेंट इसका, स्टेटमेंट ये है, विद द चेंज इन प्रेशर द डेंसिटी आल्सो चेंजेस, है ना। नोट, with the change in pressure density also changes, such that in such a way, in such proportion that so that P by rho remains constant, so that P by rho remains constant। समझे अभी बात को कि कांस्टेंट लिखा ना। देखिए फिर से बता देता हूं, उम्मीद है थोड़ा डिफिकल्टी रहा होगा इसमें आपके लिए। पहला फॉर्मूला ये दिख रहा था, प्रेशर के लिए हम जानकारी ले रहे हैं, तो आपने देखा कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है प्रेशर के, लेकिन वो सत्य नहीं है। क्यों नहीं है उसकी हम चर्चा करते हैं। क्योंकि कंप्रेशन या रेयरफेक्शन दो ही घटनाएं होती है साउंड वेव के अंदर, साउंड वेव के अंदर दो घटनाएं होती है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। तो दोनों में से कोई सी भी घटना हो, अगर प्रेशर बढ़ा तो डेंसिटी बढ़ेगी और प्रेशर घटा तो डेंसिटी घटेगी, यानी कि दोनों चीजें एक साथ चलती है, जिसकी वजह से वेलोसिटी का जो फैक्टर है केवल प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगा, डेंसिटी पर भी करेगा। तो मैंने इसको अलग लिखा, इसको अलग लिखा। अब मान लीजिए किसी वेव, साउंड वेव के लिए हम कंप्रेशन की बात करते हैं, उसके लिए प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ी। अब ये दोनों बढ़ गए, अब देखते हैं वेलोसिटी में क्या क्या चेंज आया। कि प्रेशर बढ़ने की वजह से वेलोसिटी बढ़ गया, लेकिन डेंसिटी बढ़ा उसकी वजह से वेलोसिटी कम हो गया। तो ये जितना बड़ा था उतना ही क्या हो गया, कम हो गया। क्यों, क्योंकि प्रेशर और डेंसिटी तो सेम ही मात्रा में बढ़ेगा ना, सेम अमाउंट में बढ़ेगा, तो ये सेम अमाउंट में इंक्रीज होगा, सेम अमाउंट में डिक्रीज होगा। तो ओवरऑल वेलोसिटी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। अगला हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, बहुत आसान है, अब धीरे धीरे चीजें आसान होने वाली है। पढ़ा जाए, चलिए। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, तो थर्ड है अपना इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। ये बहुत ही आसान है। क्या कहा गया है कि दो गैस है, मान लो देयर आर टू गैसेस एट सेम प्रेशर, सेम प्रेशर, प्रेशर को सेम रखा गया है। ठीक है, तो हम देखेंगे प्रेशर को सेम रख करके डेंसिटी के साथ केवल क्या वेरिएशन होगा। तो दो गैस है, गैस 1 और गैस 2। पहली गैस के लिए हमने डिफाइन किया गामा 1 और ये रो 1, क्योंकि प्रेशर तो सेम रहेगा। इसके लिए हमने डिफाइन किया गामा 2 और ये रो 2। सही है, चलिए। तो इसके लिए V1 क्या आ जाएगा, पहली गैस के लिए V1 आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ गामा 1 R T अपॉन M। अच्छा, गामा P अपॉन रो देखेंगे ना, क्योंकि प्रेशर का देख रहे हैं ना, गामा ये डेंसिटी को लेकर आना, तो P बाय रो, P अपॉन रो 1। सही है, V2 इज इक्वल टू गामा 2 P अपॉन रो 2। सही, चलिए अब बताइए V1 अपॉन V2 क्या आ जाएगा। V1 अपॉन V2 से तो P और P कट जाएगा और खेल खत्म। क्या, गामा 1 अपॉन गामा 1 अपॉन रो 1 गामा 2 ये रो 2। बस ये चेंज है, दैट्स इट, बस फॉर्मूला चेंज, इसमें कुछ खास नहीं है ऐसा कुछ भी। ठीक है, लिख लीजिए, आगे बढ़ेंगे।
अगला है अपना इफेक्ट ऑफ डेंसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया। अगला क्या बचता है? अगला बच जाता है अपना इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है? बहुत शानदार है ये तो पॉइंट ही। अभी जो बारिश हो रही है, बारिश के लम्हे जो चल रहे हैं वो ह्यूमिडिटी को बताते हैं। तो देखिए अगला इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी क्या है पहले उसको समझ लेते हैं, है ना। तो उसके बाद हम चर्चा में चलेंगे। ह्यूमिडिटी का मतलब है देयर इज क्या कह सकते हैं सर, वाटर कंटेंट, है ना। यानी कि इट्स ए वाटर वेपर कंटेंट। क्या लिखेंगे देखो ह्यूमिडिटी, तो एक तो होता है ड्राई एयर, एक होता है अपने पास ड्राई एयर, दूसरा होता है एक मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर मतलब क्या है? यानी कि व्हेन ड्राई एयर हैज व्हेन ड्राई एयर कंटेन सम वाटर वेपर देन इट्स नोन एज ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी क्या है? मीन्स ह्यूमिडिटी मीन्स एयर विथ वाटर वेपर। सही है ना, एयर विथ वाटर वेपर। अगर एक तो होता है ड्राई एयर, सूखी हवा जो चलती है गर्मियों के दिनों में या कहीं पर भी किसी भी सीजन में, अगर उसी एयर में कुछ वाटर वेपर आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, और वाटर वेपर क्या है? इट्स ए गैसियस फेज ऑफ ए वाटर। सही है ना, इट्स ए गैसियस फेज ऑफ ए वाटर। यानी कि ह्यूमिडिटी क्या हो गया? एयर विथ वाटर वेपर, और वाटर वेपर का मतलब गैसियस फेज ऑफ वाटर। चलिए, मतलब वाटर वेपर आप समझते हैं, इतनी बात मैं मान लेता हूं। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक तरफ हम लेते हैं ड्राई एयर और एक तरफ हम लेते हैं मॉइस्ट एयर, मॉइस्चर जिसमें हो वो हवा। ठीक है, मॉइस्चर एयर है मतलब, तो इसमें क्या होगा? ह्यूमिडिटी होगी। सही है ना, ह्यूमिडिटी है दैट मीन्स देयर विल बी ए वाटर वेपर। सही है, चलिए तो इसमें वाटर वेपर रहने वाला है, यहां तक ठीक। ओके, ड्राई एयर जो होता है उसमें होता है क्या क्या? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सम अदर गैसेस, जो फालतू गैस है। फालतू तो नहीं कहेंगे लेकिन इनके रेफर में फालतू कह सकते, जैसे आर्गन होगी, CO2 होगी और बहुत सारे लोग। नाइट्रोजन जो होती है वो होती है 78%, ऑक्सीजन जो होती है इट्स अराउंड 20%, अप्रोक्सीमेटली डाटा लिखा, नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, जो रिमेनिंग डाटा है वो ये है। ठीक, अब तो ड्राई एयर में जो मोस्टली गैसेस हैं वो कौन सी है? डाई एटॉमिक। ठीक है, ड्राई एयर कंटेन्स डाई एटॉमिक गैसेस मोस्टली। सही, या फिर प्रीडोमिनेंटली, यानी कि उसके अंदर यही है सबसे ज्यादा, तो डोमिनेंसी उन्हीं की रहेगी। तो ड्राई एयर का मतलब क्या है? डाई एटॉमिक गैस, ऐसा मैं कह सकता हूं, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा डोमिनेंट कौन है? डाई एटॉमिक गैसेस। चलिए अगर ऐसा है तो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, ये यहां मिटा दे रहा हूं। नाइट्रोजन का जो मोलर मास होता है कितना होता है? नाइट्रोजन का होता है या कितना? N का होता है 7, N14, तो N2 का कितना हो गया? 28 ग्राम। ऑक्सीजन का 32 ग्राम। ठीक है, तो ड्राई एयर है तो ऐसे बहुत सारे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपको डाई एटॉमिक गैसेस की फॉर्म में मिलेंगे। सही है ना, ये बहुत सारे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ये केवल और केवल मैंने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दिखा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा, अब जो मॉइस्चर एयर है वो क्या है कि ड्राई एयर के साथ वाटर वेपर है। सही है ना, ड्राई एयर के साथ क्या है?
वाटर वेपर है। अब इसमें पूरी तरह से कौन नहीं है, पूरी तरह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है, उसके साथ कुछ क्या है, वाटर वेपर भी है। तो वाटर वेपर है तो उसका H2O लिया, ठीक है, और कंपैरिजन के लिए मान लो मैंने सारे नाइट्रोजन गैस दिखाए, सारे नाइट्रोजन डायटोमिक गैसेस दिखाई है, तो कितना होता है 28 28 28, सबका मोलर मास कितना होगा 28। ओके, चलिए अब इसमें मैंने नाइट्रोजन दिखाया, कंपैरिजन के लिए सारी चीजें मैं कर रहा हूँ, बहुत बड़े आइडिया मिलने वाला आपको। ये कितना 28 ग्राम, सही, और ये कितना कितना होता है H2 यानी कि 2 + 16 यानी कि 18 ग्राम, सही। चलिए चलिए कितना होगा ये लिख लीजिए एक बार, है ना, ये वाला मैं मिटा रहा हूँ, कैमरा दिख तो जा रहा ना भाई, चलिए दिख जाएगा। तो इतने ही मॉलिक्यूल मैंने यहां भी दिखाया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, कुछ इसमें H2O भी रहेंगे क्योंकि ये मॉइस्चर एयर है, ठीक है ना, कुछ इसमें H2O भी रहने वाले हैं, सही है। तो मान लो ये नाइट्रोजन है 28 28 28, अब यहां तो कहीं पर एक वाटर वेपर आएगा, तो उसका मोलर मास कितना है 18। नाउ कंपेयर कि इसका मास कितना हो गया 28 28 56 56 और 56 112, इसका कितना हो गया लेस देन 112, हाँ या ना, लेस देन 112 ग्राम, यानी कि जो मॉइस्चर एयर है उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स के आने की वजह से उसका जो ओवरऑल मोलर मास है वो कम हुआ। अब देखो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, सही है। मास किसका कम हुआ, मॉइस्चर एयर का, तो इसका मास कम तो डेंसिटी भी क्या हो गई कम। अगर हम सेम वॉल्यूम की बात करेंगे तो सेम वॉल्यूम मैंने सेम दिखाया है ना, सेम वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, 4 लेयर यहां दिखाई 4 ही लेयर यहां दिखाई, सेम वॉल्यूम, यानी कि मॉइस्चर एयर के लिए डेंसिटी कम हो गई, ये मॉइस्चर के लिए। जबकि ड्राई एयर वाले के लिए क्या हुआ, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, उसका मोलर मास ज्यादा है तो इसकी डेंसिटी भी ज्यादा फॉर ए फिक्स्ड वॉल्यूम, सही है। तो रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला कि डेंसिटी ऑफ ए ड्राई एयर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ए मॉइस्चर एयर, और यही कहानी को बदल देगा आपकी। डेंसिटी ऑफ ए ड्राई एयर is greater than density of a moist air, ठीक है। तो सवाल भी होता है, कई बार ऐसा बनता है, why moisture air has a lesser density than dry air, तो इसका जवाब ये है, सही है ना, इसका जवाब ये है। स्टेट बोर्ड में आपको पूछा जा सकता है 1 या 2 मार्क्स के लिए, है ना, तो इसका ध्यान रखेंगे हम, पूछा जाएगा तो बताएंगे, है कि नहीं। चले आगे, चलिए इसके बाद ड्राई एयर हो गया, मॉइस्चर एयर हो गया। अब इसमें हम बात करते हैं कि तो फर्क क्या पड़ा, फर्क ये पड़ा कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या था गामा पी अपॉन रो, सही है ना। तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, वेलोसिटी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अगर ऐसा है तो डेंसिटी किसकी ज्यादा है, ड्राई एयर की, डेंसिटी किसकी ज्यादा है ड्राई एयर की, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसकी वेलोसिटी क्या होगी कम, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए साउंड इन ड्राई एयर इज लेसर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मॉइस्चर एयर, ठीक है। अब इससे क्या मतलब निकला, इससे मतलब ये निकला, ध्यान दीजिए, इससे मतलब ये निकला कि समुद्र के किनारे जो ठंडी हवा चलती है उसमें क्या लगता है ह्यूमिडिटी है या नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि समुद्र के पास जो लहरें हैं, हवा जो चल रही है, जो उसमें क्या है वाटर ड्रॉपलेट्स है, तो आप वहां पर कुछ भी बोलेंगे तो साउंड वेव जो ट्रेवल करेगी वहां पर तेजी से करेगी, वहां पर तेजी से ट्रेवल करेगी। मान लीजिए एक छोटा सा कोई तालाब वगैरह है ना, तो ये कोई मैंने तालाब वगैरह दिखाया, बीच का जो विड्थ है मान लेते हैं 50 मीटर है, यहां पर 2 लोग खड़े, एक यहां पर एक यहां पर, इसने जोर से बोला हेलो, इसने जोर से क्या बोला हेलो, तो बहुत कम उम्मीद रहती है कि अगर ड्राई एयर होती तो यहां से यहां तक उसकी आवाज पहुंच पाती, लेकिन तालाब है बीच में,
तालाब है तो बीच में जो हवा है उसके पास क्या है, मॉइस्चर कंटेंट है। क्या है, मॉइस्चर कंटेंट है, और मॉइस्चर कंटेंट होने की वजह से उसकी वेलोसिटी क्या होगी, साउंड वेव की ज्यादा होगी, इसलिए वो बोलेगा तो झट से उसे सुनाई देगा। ये बड़ा एक रीजन है ना। तो डेंसिटी एक फैक्टर कर जाता है यहाँ पर, इतना लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट वाला इफेक्ट बच गया, इफेक्ट ऑफ विंड। इसके साथ मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसलिए ब्रेक भी लिया था साथ में। विंड इज द स्टेडी फ्लो ऑफ एयर एंड साउंड इज द वाइब्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। दोनों डिफरेंस क्लियर करते हैं। देखिए क्या है, विंड का मतलब क्या है कि विंड मेनली होता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। विंड इज हैपेंड मेनली बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। जैसे ये अर्थ प्लेनेट है, यहाँ पर ये सन, ये हीटिंग कर रहा, सनराइज होगा, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है ठीक सामने, दोनों डिफरेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा, ये सामने है, अगर सामने तो यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, यहाँ टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस आया, सही ना, अरे सिंपल है, ड्यू टू अनइवन हीटिंग। ठीक है ना, ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ सनलाइट of sun, there will be a temperature difference. There will be a temperature difference, and due to temperature difference we have pressure difference. So we will have pressure difference. We will have pressure difference. दिख जाएगा ना, ये नीचे ज्यादा नहीं तो लिख दिया, देखता हूँ एक मिनट। So we will have pressure difference, दिख जाएगा। चलिए, तो प्रेशर डिफरेंस होगा, अगर प्रेशर डिफरेंस है तो उसी की वजह से विंड फ्लो करता है। ठीक है, और उसी को हम कहते हैं विंड इज द स्टेडी फ्लो ऑफ एयर, यानी कि कंटिन्यूअस एक ही जैसा जो फ्लो चलता जाए वो क्या है, विंड है। हालांकि चेंज होगा अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर टेम्परेचर डिफरेंस के लिए विंड का फ्लो स्टेडी रहने वाला है। ओके, और साउंड क्या है, साउंड तो क्या होता है, वाइब्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, यानी कि साउंड ऐसे जा रहा है, जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं, आगे पीछे वाइब्रेशन करते हैं, इधर उधर इधर उधर। सही है, तो ये हुआ थोड़ा सा छोटा सा एक डिफरेंस। तो इफेक्ट ऑफ विंड क्या है उसको हम इन शॉर्ट खत्म करते हैं। मान लीजिए साउंड वेव्स ऐसे निकली जिसका स्पीड क्या है, v है, और विंड जो फ्लो कर रहा है वो ऐसे कर रहा है, तो इसको ठीक से बना देते हैं, ये साउंड। सही है, चलिए, और विंड जो है वो ऐसे चल रहा है, वी डब्ल्यू, ये विंड का स्पीड, ये किसी एंगल पर है, ये किसी एंगल पर है, तो चलिए वी डब्ल्यू, विंड का इधर एक कंपोनेंट होगा, क्या होगा, वी डब्ल्यू कोस थीटा, इधर क्या होगा, वी डब्ल्यू साइन थीटा। हालांकि ये किसी तरह से इफेक्ट नहीं करेगा, मैं ये इफेक्ट करेगा, क्योंकि ये साउंड के साथ में आ गया है ना, यानी जिस डायरेक्शन में साउंड जा रही थी, जिस स्पीड से जा रही थी, उसी के साथ कुछ स्पीड से विंड भी आ गई, लेकिन किसी ना किसी एंगल पर। तो रिजल्टेंट स्पीड क्या हो जाएगी, v रिजल्टेंट, या फिर v टोटल, टोटल स्पीड, v इक्वल टू v टोटल लिखते हैं, या v ही लिखो, v साउंड, vs लिख देता हूं ना, vs प्लस वी डब्ल्यू कॉस थीटा। सही है, अगर थीटा 0 है, यानी कि विंड भी इधर ही जा रही है और साउंड भी इधर ही जा रही है, दोनों का स्पीड कुछ भी हो, तो इफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, vs प्लस वी डब्ल्यू, यानी कि दोनों ऐड हो जाएगी। ओके, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या आ जाएगा, cos 180 कितना होता है, -1, यानी कि v इक्वल टू vs माइनस वी डब्ल्यू, यानी कि अब ये अपोजिट फ्लो करेगा। यानी कि कई बार ऐसा होता है, हम बोलना चाह रहे हैं सामने वाले को, हवा तेजी से आ रही है उधर, तो ये वही केस है, समझे। और कई बार ऐसा होता है, मैं बोलना चाह रहा हूं इधर, हवा भी जा रही है तो तेजी से चली जाएगी, हाँ कि ना, यही तो होता है। चलिए, तो ये था इफेक्ट ऑफ विंड। अगला लास्ट वाला सवाल, उसके बाद खत्म करते हैं आज का लेक्चर। पढ़ लीजिए उससे सवाल को। तो आज हमने एक ही टॉपिक कंप्लीट किया है, इफेक्ट ऑफ द फैक्टर विच कैन इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। तो किस तरह से इफेक्ट कर सकते हैं देखें जरा। कैलकुलेट द स्ट्रेस, स्ट्रेस हमें फाइंड करना है। चलिए, स्ट्रेस हमें फाइंड करना है। स्ट्रेस क्या होता है,
फोर्स अपॉन एरिया इतना हमें पता है। चलिए, इन ए टाइट वायर ऑफ ए मटेरियल, एक वायर में हमें फाइंड करना है जिसका यंग्स मॉडल्स दिया है कितना 19.6 इंटू 10 की पावर 11 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सीजीएस में दिया है, जरूरत होगी तो हम एमकेएस में कन्वर्ट करेंगे। So that the speed of the longitudinal wave is 10 times the speed of transverse wave। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्पीड अलग निकाल लेंगे, यानी कि साउंड वेव का स्पीड है ना, तो किया जाए, और ये क्या जाएगा ट्रांसवर्स वेव का स्पीड, ट्रांसवर्स वेव स्पीड। चलिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव का स्पीड हमें फाइंड करना है, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट साउंड वेव। लेकिन मटेरियल मीडियम कौन सा है, इट्स ए टाइट वायर, यानी कि सॉलिड है ये, है ना, स्पीड इन सॉलिड। और सॉलिड के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं y बाय रो, y यानी कि यंग्स मॉडुलस और ये रो डेंसिटी। चलिए, इसे मैं v1 कह देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, या फिर भी लॉन्गिट्यूडनल कह देते हैं, और भी बढ़िया। अब ट्रांसवर्स वेव का स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एक ही था फॉर्मूला, v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई म्यू। इसे मिटा दें, म्यू क्या होता है मास पर यूनिट लेंथ, है ना, तो v ट्रांसवर्स कह देते हैं इसे। टी फॉर टेंशन है, यहां पर टेम्परेचर नहीं है ना, m अपॉन एल, एल तो यहां चला जाएगा, सही। चलिए, अच्छा, इस टी से आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूं, इसे v1 इसे v2 कह देते हैं। अब खेल खत्म, ठीक है, अभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, मास को क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को क्या लिखूंगा, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ वही एल जो वायर का है ना, एल से एल कैंसिल, तो v2 कितना आ गया, टेंशन अपॉन डेंसिटी और एरिया। सेम ही मेटल वायर है तो डेंसिटी दोनों का सेम ही रहेगा, एक ही वायर की बात हो रही है ना। चलिए, तो इसने कहा है स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी कि v1 इज 10 टाइम्स द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो ऐसा है तो कर देते हैं, यानी कि v1 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ v2। ठीक है, यानी कि y अपॉन रो इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ v2, यानी कि रो ए। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। फाइंड तो स्ट्रेस करना हमें, फाइंड है ना, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, y बाय रो इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, इसका क्या आ जाएगा t बाय रो ए, रो से रो कैंसिल। ओके, तो y अपॉन 100 इज इक्वल टू टेंशन अपॉन एरिया। टेंशन क्या है, फोर्स है क्या, तो फोर्स अपॉन एरिया ही क्या होता है, स्ट्रेस होता है क्या, हाँ स्ट्रेस होता है, यही तो फाइंड करना था। देखिए, पता ही नहीं चला कि क्या दिया था, क्या फाइंड करना था। 19.6 इंटू 10 की पावर 11 अपॉन 100, तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, यानी कि आंसर विल बी 19.6 इंटू 10 की पावर 9 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसी के साथ अपना लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, आजाद हैं आप, आजादी है आपको। चलिए फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा।